हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्था स्कॉलर। जैसा आप जानते हैं कि हमारा 100 सुपर टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है और उसमें आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। क्या क्या टॉपिक्स कवर है, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट होता क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेज। ठीक है, कॉज पे क्या क्या है, दो तीन टाइप है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। रेट के बेसिस पे क्या है, रेट के बेसिस पे आपने सुना होगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। What is inflation? It is nothing but an increase in the general level of price of goods and services in an economy over a certain period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस जो है, जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो है, वो अगर परसिस्टेंट इंक्रीज कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। याद रखिएगा, परसिस्टेंट राइज होना चाहिए इन प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। यहाँ देखिए, आपको एक इमेज दे रखा है कि जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन छोटा सा है तो हमारी इकोनॉमी की साइज बड़ी है, इन्फ्लेशन ज्यादा है इकोनॉमी की साइज घट गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया इकोनॉमी की साइज हमारी बहुत ही ज्यादा घट गई है। सो ये एक सरकाजम है इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को लेके। एज पर द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हेन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज, ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज अ डिक्रीज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स के लॉ के हिसाब से अगर मान लीजिए हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल की प्राइस अगर 2 रुपए पर पीस है, 2 रुपए पर पीस है, और आपके पास 10 रुपए है, तो आप 5 एप्पल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इसकी बढ़ जाती है और इसकी प्राइस अब कितनी हो जाती है, 5 रुपए पर पीस हो जाती है, तो अब आप सिर्फ 2 एप्पल ही खरीद सकते हैं। तो इससे क्या समझ आया कि आप ईच यूनिट ऑफ करेंसी, एक 10 यूनिट ऑफ करेंसी से आप पहले 5 एप्पल खरीद सकते थे, अब आप 2 एप्पल खरीद सकते हैं। मतलब इस करेंसी की वैल्यू जो है वो घट गई है। ठीक है, आपकी मनी की वैल्यू घट गई है और इसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर घट गई है। ठीक है, मनी की परचेजिंग पावर घट गई है। तो क्या समझ में आया इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन में हमारा करेंसी का जो होता है, करेंसी की वैल्यू जो होती है वो घट जाती है, परचेजिंग पावर उसकी घट जाती है, और उससे अब हम डिक्रीज नंबर ऑफ गुड्स, कम गुड्स खरीद पाते हैं, कम सर्विसेज ले पाते हैं। ठीक, समझ आया? एडवांटेज क्या है? इट मीन्स द प्राइस लेवल्स इंक्रीज। इन्फ्लेशन होता क्या है? जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है। बट फॉर एन इकोनॉमी टू रन हेल्दीली, वेजेस शुड ऑल्सो बी राइजिंग। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर एक इकोनॉमी को हेल्दी रन करना है, ठीक है, तो वेज को भी बढ़ना जरूरी है। इन्फ्लेशन इज साइन दैट एन इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग। इन्फ्लेशन जो है, अगर वो एडिक्वेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हो, अगर वो सही लेवल हो, तो वो एक साइन है कि हमारी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। द आरबीआई कंसिडर्स द रेंज ऑफ 4-5%, और हर इकोनॉमी के डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से उसके लिए जो आइडियल सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की, वो अलग अलग होती है। तो हमारी आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है, कंसिडर किया है कि जो 4-5% का रेंज है वो हमारी इकोनॉमी के लिए आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, इंडिया की इन्फ्लेशन के लिए आइडियल सिचुएशन है अगर वो 4-5% के बीच रहती है। ठीक है, फॉलोइंग एट सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है? देखिए, स्लो इन्फ्लेशन एड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इन्फ्लेशन या थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है, 4-5%, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज को अगर आप देखिएगा तो वहां इन्फ्लेशन 1-2% इन्फ्लेशन एनफ है। हमारी कंट्री चूंकि अभी डेवलपिंग की लिस्ट में है, तो 4-5% इन्फ्लेशन सही है। तो ये जो स्लो इन्फ्लेशन है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो हमारी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चली जाएगी। बेटर देन डिफ्लेशन, कम से कम डिफ्लेशन से बेटर है। डिफ्लेशन क्या है? जब प्राइस लेवल घट रहा है इकोनॉमी में,
और प्राइस लेवल का घटना इकोनॉमी में इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ लेके जाती है, और जब ये ज्यादा बढ़ जाए तो इकोनॉमी हमारी डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही अनवांटेड सिचुएशन है, ये कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहती। इसलिए ये डिफ्लेशन से तो बेटर है कि हमारी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है, लेकिन वो एक लेवल तक होना चाहिए, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। अलाउज एडजस्टमेंट ऑफ प्राइसेस, अलाउ करता है कि हम प्राइसेस को एडजस्ट करें अपने हिसाब से। हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ रियल वेजेस, और रियल वेजेस भी हम एडजस्ट कर पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? लीड टू अनसर्टेनिटी एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जब इन्फ्लेशन होता है तो सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ता है? नहीं, प्राइस लेवल के साथ साथ आपकी वेज लेवल भी बढ़ रही है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इन सब के बढ़ने से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और इसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है कि अगर हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ज्यादा ही हाई हो, अब मान लीजिए इन्फ्लेशन 15% है, 25% है, ठीक, 50% है, तो ये इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा है, तो इट कैन लीड टू लोअर ग्रोथ एंड इनस्टेबिलिटी। इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है और ग्रोथ हमारी लोअर हो जाती है। मतलब इन्वेस्ट इन्फ्लेशन होने से इकोनॉमी ग्रोथ होना चाहिए, बट हायर इन्फ्लेशन होने की वजह से इकोनॉमी हमारी लोअर ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। रिड्यूसेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको घटा देती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ज्यादा गुड्स नहीं बना पाते, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट रही है। डिस्टॉर्ट्स द प्लानिंग प्रोसेस, पूरी प्लानिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर देता है ये। मे ऑल्सो गिव राइज टू स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो हम शेयर मार्केट कह लें, या बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, किन्स ने क्या कहा था? बॉन्ड्स, इक्विटी, अगर ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसा रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है। तो एज हायर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा कि लोग जो हैं वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और कैश होल्डिंग कम होगी, ट्रांजैक्शन मोटिव कम होगा, जिसकी वजह से हमारी कंजम्पशन डिमांड घटेगी, और फिर हमारी इकोनॉमी में जब एग्रीगेट लेवल का जो डिमांड है वो एडिक्वेट नहीं होगा, डिमांड अच्छी नहीं होगी, तो हमारी इकोनॉमी फिर से ग्रो नहीं करेगी। may result in a decline in the value of savings। जो सेविंग्स की वैल्यू है वो आपकी घट जाएगी। अभी मैंने बताया कि मनी की जो वैल्यू है वो घट जाएगी, तो सेविंग्स भी आपका मनी के फॉर्म में अगर है तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। मे लीड टू इनइक्वालिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही इनइक्वल हो जाएगा। जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन जो गरीब हैं उनकी इनकम घटती चली जाएगी। ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, price in this period minus price in the previous period upon price in the previous period into 100। मतलब P1 माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इंटू 100। इसको हम प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन को किससे मेजर करते हैं? प्राइस इंडेक्स से, और ये हमारा बताता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट। रेट कितना है इस हिसाब से अगर हम इन्फ्लेशन को डिवाइड करते हैं, तो हमारे जो टाइप्स हैं उसमें पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, या माइल्ड इन्फ्लेशन, या लो इन्फ्लेशन, जो कि होता है 2 से 3%। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्रीप्स, विच मीन्स दैट द राइज इन प्राइसेस इज स्लो बट कॉन्टिन्यूअस। प्राइसेस कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही हैं, लेकिन जो राइज है प्राइस में वो बहुत ही स्लो है। जनरली द रेट ऑफ प्राइस राइज बिटवीन 2% to 3%। प्राइस कितना बढ़ रहा है? जनरली 2 से 3% ही बढ़ रहा है। इस वजह से इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। दिस इन्फ्लेशन इज मैनेजेबल, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, एंड इज गुड फॉर इकोनॉमी, गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। एट दिस रेट of price rise, the producers and traders make reasonable profits, which encourages them to invest more। इस प्राइस राइज पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अच्छा प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से वो उनको इनकरेजमेंट मिलता है कि वो ज्यादा इन्वेस्ट करें, और ऐसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। सेकंड है वॉकिंग इन्फ्लेशन और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। व्हेन द रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस इज मोर देन दैट इन क्रीपिंग इन्फ्लेशन,
जब क्रीपिंग से थोड़ा ज्यादा रेट हो तो उसे हम वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें रेट हमारा क्या है? 3% to 10%। 3 to 10%। इट मस्ट बी टेकन विद द गवर्नमेंट एज अ वेकअप कॉल। ये वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए। इफ नॉट चेक इट मे लीड टू रनिंग इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगर इसको चेक नहीं किया, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया, तो ये रनिंग इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब हायर इन्फ्लेशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत है क्योंकि अब इकोनॉमी जो है वो 2 डिजिट नंबर में बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन की का रेट जो है वो 2 डिजिट में बढ़ रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। फिर है गैलोपिंग इन्फ्लेशन और होपिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन। जब रेट ऑफ प्राइस राइज जो है वो 10% से 50% हो जाए, जो कि बहुत खतरनाक है इकोनॉमी के लिए, तो इसे हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ड्यू टू दिस हाई लेवल बिजनेसेस एंड एम्प्लॉयज इनकम्स कैन नॉट कीप अप विद द कॉस्ट एंड प्राइस। अब इस हाई लेवल ऑफ प्राइस की वजह से, क्योंकि प्राइस राइज इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से जो बिजनेसेस हैं या एम्प्लॉयज हैं, उनकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है जितनी तेजी से कॉस्ट और प्राइस बढ़ रहा है इकोनॉमी में। 10% से 50% इतनी तेजी से ईयरली आपका एम्प्लॉयज का इनकम नहीं बढ़ता है। तो इससे क्या होगा? बिजनेस जो होंगी वो लॉस में जाएंगी। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बहुत ही तेजी से घटेगा, और इकोनॉमी की ग्रोथ जो होगी वो बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट होगी। ठीक है। इन्वेस्टर्स ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग। वही कहा मैंने कि इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे इन्वेस्टर विद दिस हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द प्राइसेस राइज एट एन अलार्मिंग रेट, यूजुअली मोर देन 50% पर मंथ। जस्ट इमेजिन कि आपके सामान का दाम जो है, आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, आप मान लीजिए ब्रेड खरीद रहे हैं, एक ब्रेड का पैकेट अगर आपको 10 रुपए में मिल रहा है अभी, तो उसकी जो प्राइस रेंज है वो 50% है पर मंथ। कि अगले महीने वो आपको 15 रुपए का हो गया, फिर अगले महीने उसका 50% बढ़ गया। कितनी तेजी से प्राइस बढ़ रही है। यूजुअली इट अफेक्ट्स व्हेन देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। यूजुअली ये कब होता है? जब मनी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ जाए। आप लोग नॉर्मली जब इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं हम, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि आरबीआई जो है वो अनलिमिटेड मनी सप्लाई क्यों नहीं कर दे रही इकोनॉमी में, ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई करे ताकि जो है पॉवर्टी वो ज्यादा तेजी से घट जाए, कम हो जाए, सारे लोगों के पास पैसा हो जाए। तो उसका एक मेजर कारण ये भी है कि ज्यादा मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में आरबीआई कर देगी, तो वो सिचुएशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले सकता है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इकोनॉमी जो है वो अचानक से शटर कर जाएगी। Hyperinflation in its extreme situation means that the value of domestic currency reduces to almost zero, और हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपए की वैल्यू जो होगी वो जीरो पर पहुंच जाएगी। एंड इवन टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, और हमें एक ब्रेड का पैकेट खरीदने में वन नीड्स टू कैरी मनी इन बिग बैग्स। कि वो वाली कहानी सुनी है, ट्रक में भर के आप लेके जा रहे हैं पैसा फॉर लोफ ऑफ ब्रेड। एक पैकेट ब्रेड के लिए आप ट्रक भर के पैसा लेके जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया मैंने, ट्रक भर के नहीं, तो आप अगर बैग भर के पैसे लेके जा रहे हैं एक ब्रेड के लिए, तो वो भी सिचुएशन इकोनॉमी के लिए जो है वो बहुत ही खतरनाक है। दिस मनी ऑलमोस्ट सीजेस टू बी a स्टोर ऑफ वैल्यू एज वेल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी के जो कोर फंक्शंस हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों ही मनी की ये दोनों ही फंक्शंस जो हैं वो बेकार हो जाएंगे। दोनों ही सिचुएशन में मनी काम नहीं कर रही है। द मोस्ट रिसेंट फिनोमेना ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, जो सबसे रिसेंट फिनोमेना है वो जिम्बाब्वे में 2004 से 9 के बीच और वेनेजुएला में 2019 में हुआ है। ठीक है। अब देखिए एक टर्म आता है स्टैगफ्लेशन। ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में तो रेट के हिसाब से नहीं है, बट ये एक वर्ड है जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है, तो मैंने सोचा
रख देते हैं, इसको समझा देते हैं आपको। द टर्म स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन किस चीज से मिलकर बना है? स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन is equals to stagflation. Refers to the situation where an economy grows very slowly or at zero rate, stagnant. इकोनॉमी जो है वो हमारी क्या है? स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन अपनी तेजी से बढ़ रहा है एंड प्राइसेस कीप्स राइजिंग। इसमें क्या है? हमारी इकोनॉमी जो है वो कांस्टेंट है, राइज नहीं कर रही है। हमारे प्राइसेस जो है बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी ही तेजी से राइज कर रही है। ये सिचुएशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है। The side effects of stagflation are increase in unemployment. साइड इफेक्ट्स क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, accompanied by a rise in prices और inflation. इन्फ्लेशन भी उतनी तेजी से बढ़ रही। It raises economic dilemma as action designed to lower inflation may worsen unemployment and vice versa. आप अगर फिलिप्स को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फिलिप्स ने क्या बताया था कि ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच। उन्होंने कहा था कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर घटती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। बट स्टैगफ्लेशन जो है वो ऐसा सिचुएशन है जहां फिलिप्स कर्व की ये फिलॉसफी जो है वो पूरी तरह से नाकामयाब है इसको डिस्क्राइब करने में। ये जो ट्रेड ऑफ है, ये ट्रेड ऑफ बिल्कुल ही इसमें काम नहीं करता है इस सिचुएशन में। कीन्स की भी जो थियरी है, मैक्रो इकोनॉमी का जो मॉडल है कीन्स का, वो भी यही इसी सिचुएशन पे आके काम करना बंद हो जाती है, मतलब इनवैलिड हो जाती है। जैसे डिप्रेशन का जब सिचुएशन था 1929 में, तो यहाँ क्लासिकल्स की थियरी इनवैलिड हो गई थी, क्लासिकल्स की थियरी काम करना बंद कर दी थी। वैसी स्टैगफ्लेशन ऐसा सिचुएशन है जहां कीन्स की थियरी इनवैलिड है। ठीक है। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द 1970s व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली। ये कब अकर हुआ था? 1970s में, जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो ड्रामेटिकली बढ़ गई थी, बहुत ही तेजी से। फेलिंग शार्प इन्फ्लेशन इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, और डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो है वो बहुत ही तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो है इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा लो होना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट के उस स्तर पे है कि इन्फ्लेशन ज्यादा वो इकोनॉमी हैंडल नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है डिफ्लेशन। ये भी एक टर्म है डिफ्लेशन। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जहां कंसिस्टेंट डिक्लाइन है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या हो रहा है? घट रहा है। ये सिचुएशन जब ज्यादा हो जाता है तो ये रिसेशन की तरफ इकोनॉमी को लेके जाता है और फिर इकोनॉमी हमारी जो है वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ती है। सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन अराइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, किन्स की थियरी आपको याद हो तो किन्स ने कहा था एग्रीगेट डिमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर डिमांड इकोनॉमी में अच्छी है तो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो गई है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हमारा सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, इट लीड्स टू डिक्रीज इन कॉस्ट। Thus deflation is characterized by a decrease in output. आउटपुट घट जाएगा क्योंकि सप्लाई हमारी ज्यादा है, तो अगली बार फर्म जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी, कम इन्वेस्ट करेंगी, तो आउटपुट घटेगा। वो कम इन्वेस्ट करेंगी तो हो सकता है कि कुछ लोगों को वो फायर भी कर दें कि अब हमें कम प्रोड्यूस करना है तो अब आपकी जरूरत नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इकोनॉमी में और जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी स्लो डाउन हो जाएंगी। The Great Depression of 1930s in an example of an acute deflation. Acute deflation, जब मैंने बताया था डिफ्लेशन जब ज्यादा सिवियर होगा तो रिसेशन, और रिसेशन सिवियर होगा तो डिप्रेशन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन था 1930s का, वो एग्जाम्पल है एक्यूट डिफ्लेशन का। व्हेन प्राइसेस क्रैश, प्राइस क्रैश कर गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया वेरी हाई लेवल पे, और जीडीपी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की बहुत तेजी से गिर गई। कोर इन्फ्लेशन, another term, the measurement of inflation after removing the transitory or temporary price volatility is known as core inflation. core inflation किसे कहते हैं? जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं उस चीज को रिमूव करके जिसमें कि प्राइस वॉलेटिलिटी ज्यादा है, उन गुड्स को हम रिमूव कर देते हैं
जिनके प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं ज्यादा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके रेगुलर वेजिटेबल्स की प्राइसेस, ठीक है, रोज की जो सब्जियां आप लेते हैं उनकी प्राइसेस कितनी तेजी से फ्लक्चुएट करती हैं। कभी आपको लग रहा है कि प्याज बहुत सस्ता है, कभी आपको लग रहा है प्याज बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है कि आप खरीद नहीं पा रहे हैं। आपको याद ही होगा जब टमाटर हमारा लग्जरी आइटम हो गया था। इफ टेम्पोररी प्राइस शॉक्स आर टेकन इनटू अकाउंट, अगर टेम्पोररी प्राइस शॉक्स को भी हम इंक्लूड करें, दे में अफेक्ट द एस्टिमेटेड ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर, तो हमारा जो इन्फ्लेशन नंबर होगा वो बायस्ड आएगा, विच में नॉट मैच विद द एक्चुअल इन्फ्लेशन। तो एक्चुअल इन्फ्लेशन और जो हमारा इन प्राइसेस को इंक्लूड करने के बाद इन्फ्लेशन आएगा, वो मे बी बायस्ड हो, एक्चुअल इन्फ्लेशन के साथ cope up ना कर रहा हो। To eliminate this possibility, core inflation is considered to access actual inflation by removing the temporary shocks. तो इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए हम बायसनेस को हटाने के लिए कोर इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं, कोर इन्फ्लेशन को यूज करते हैं जो कि टेम्पोररी शॉक्स को रिमूव करके तब इन्फ्लेशन को मेजर करता है, जिससे हम एक्चुअल इन्फ्लेशन नंबर पे पहुंचते हैं। In India, core inflation is calculated on the basis of price increase in manufactured products. इंडिया में इसको कैलकुलेट किया जाता है उन प्राइसेस पे जो कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इंक्लूड किया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड किया जाता है। इसकी वजह से ये एग्रीकल्चर कमोडिटी को एक्सक्लूड करता है, फ्यूल एंड एनर्जी और फूड प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करता है। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आते हैं या जो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेस, कॉज के बेसिस पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना। आपको भी पता है कि फ्रीडमैन जो थे वो मॉनेटरिस्ट थे, तो फ्रीडमैन का कहना है कि इन्फ्लेशन हमेशा जो है वो मॉनेटरी फेनोमेना है। By this, he meant that inflation is always higher when money supply exceeds economic growth for a period of time. उन्होंने कहा कि अगर एक पीरियड ऑफ टाइम में मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी हो रही है उससे ज्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई कर दी जा रही है, तो वो इन्फ्लेशन का कारण बनता है। मॉनेटरिस्ट का ऑल्सो मानना ये था कि इन्फ्लेशन को उन्होंने डिफाइन किया है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कि आपको कुछ छोटी छोटी चंद चीजों के लिए बहुत सारा पैसा ले जाने की जरूरत है, तो वो क्या है, इन्फ्लेशन है। अपार्ट फ्रॉम मनी सप्लाई देयर आर सेवरल अदर फैक्टर कॉजेज इन्फ्लेशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन को कॉज करते हैं। पहला है उसमें हमारा डिमांड साइड इन्फ्लेशन, कि डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये लॉन्ग रन कर्व है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, ठीक है। ये देखिए ये बढ़ तो रहा है, लेकिन जैसे ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच रहे हैं, ये हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है, वर्टिकल हो जा रहा है कांस्टेंट, कि अब इससे ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ाया जा सकता। और एग्रीगेट डिमांड अगर इकोनॉमी में यहाँ से यहाँ बढ़ी तो हमने सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, लेकिन इससे आगे अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो इससे आगे अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा फिर, प्राइस देखिए कितनी तेजी से प्राइस इंक्रीज करेगा। सप्लाई हमारी इंक्रीज नहीं हो रही, सप्लाई बिल्कुल सेम है, बट प्राइस हमारी इतनी तेजी से इंक्रीज कर रही है, तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। जब हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गई या उस लेवल पे पहुंच गई जहां अब वो ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकती है और उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है, तो फिर हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। फैक्टर्स विच इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड वेल देयर इज नो इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है फिर भी डिमांड इंक्रीज कर रही है, कैन कॉज डिमांड साइड और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इससे डिमांड साइड या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन व्यू, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कीन्स ने क्या कहा कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम आ जाएंगे, यानी कि इस लेवल पे, ठीक है, Y2 के लेवल पे,
इससे आगे हम एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इस लेवल पे अगर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम होती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, thereby attributing inflation to the relationship between aggregate demand and full employment level of output। तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप शो कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल टेक प्लेस। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कैसे? तो एग्रीगेट डिमांड इज फंक्शन ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो पहला कंजम्पशन बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है? इनकम बढ़ने से बढ़ सकता है, सेविंग के घटने से बढ़ सकता है, या टैक्स रेट के घटने से बढ़ सकता है। फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकता है? ड्यू टू रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटने से बढ़ सकता है, या बिजनेस सेंटिमेंट्स में ऑप्टिमिज्म आने से, यानी कि बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाएं कि आने वाला फ्यूचर उनका बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से। पॉलिसीज क्या क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के? पहला है रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लगाती है, ठीक है। उसके कुछ टूल्स होते हैं मॉनेटरी टूल्स, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एट एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं आरबीआई के अपने, इन्हें हम मॉनेटरी टूल्स कहते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अगर हम रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं मतलब सारे रेट्स को हम डिक्रीज कर देते हैं, सॉरी, सारे रेट्स को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो सारे रेट्स के इंक्रीज होने से क्या होती है? हमारी बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी घट जाती है और ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, यानी कि इन्वेस्टमेंट घट जाती है, और इसके घटने से क्या होगा? इन्फ्लेशन घट जाएगी। पॉलिसी सच एज इंक्रीजिंग बैंक रेट, मोरल सुएशन, इंक्रीज ऑफ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है? जो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है सीआरआर, यानी कि आरबीआई के साथ जो मनी रखनी है, और दूसरा एसएलआर, यानी कि खुद के लिए जो मनी रखना है, ताकि कंज्यूमर्स अगर डिमांड करते हैं तो वो कुछ डिमांड को पूरा कर सके उसी टाइम पे। मोरल सुएशन क्या होता है? जब आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंक्स को समझाने की कोशिश करती है कि इकोनॉमी में कैसी पॉलिसी की जरूरत है, रेस्ट्रिक्टिव या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आरबीआई कोई एक्शन नहीं लेती डायरेक्ट, बस गाइड करती है, सजेस्ट करती है कि आपको रेट्स बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव, यानी फिस्कल पॉलिसी के जो टूल्स हैं क्या क्या हैं? टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये दो मेन टूल्स हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपनी रिड्यूस कर दे, सच एज रिड्यूसिंग ऑन द वेज बिल एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन अदर प्रोडक्टिव सेक्टर्स, प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इंक्रीज करे, और नॉन प्रोडक्टिव में एक्सपेंडिचर अपनी रिड्यूस कर दे। और गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इम्पोज हायर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दे, जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो कंज्यूमर खर्चा कर सकता है खुद पे, वो कम हो जाएगा। और जब इनकम कंज्यूमर की कम हो जाएगी तो कंज्यूमर जो है वो कम डिमांड करेगा, और डिमांड घटने से फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अडॉप्शन ऑफ प्राइस सच एज फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को फिक्स कर दें, जैसे एमएसपी वगैरह गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है। तो ये क्या है? पॉलिसीज हैं जिससे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। सेकंड इन्फ्लेशन है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, कि हमारा एग्रीगेट डिमांड तो सेम है, लेकिन हमारी सप्लाई जो है वो घट रही है, ठीक है। किसी भी तरीके से मान लीजिए कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, या मान लीजिए कि नए वेज एक्ट आ गया जिसकी वजह से वेजेस बढ़ गए, या पर्क्स बढ़ गए एम्प्लॉयज के, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? इसकी वजह से सप्लाई हमारा इफेक्ट होगा, एग्रीगेट सप्लाई हमारा घट जाएगा। तो सप्लाई के घटने से भी इन्फ्लेशन आएगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस जो होंगी इकोनॉमी में वो बढ़ जाएंगी, और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए यहाँ सप्लाई के घट जाने से क्या हो रहा है?
रियल जीडीपी घट रहा है, आउटपुट घट जा रहा है और प्राइस बढ़ जा रहा है। कॉजेस क्या है कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन के? ठीक है, कॉज क्या है? एक मिनट। हम्म कॉज क्या है कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन के? पहला कॉज है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी मैंने बताया रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ जाए, ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट का एक एग्जांपल है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो हमारा इन्फ्लेशन आ सकता है। वेजेस एंड बेनिफिट्स, अभी मैंने बताया है आपको कि वेज बढ़ जाए, उनकी बेनिफिट्स बढ़ जाए एम्प्लॉयज की, तो इन्फ्लेशन हो सकता है। टैक्सेस बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन हो सकता है। अब कंज्यू प्रोड्यूसर जो होता है, वो आपको भी पता है कि टैक्स को किस पे शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर पे। वो कितना शिफ्ट कर सकता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है, बट वो शिफ्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई में डिक्रीज हो जाने से और इंपोर्ट प्राइसेस के बढ़ जाने से। मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी वगैरह अगर बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं और उनकी प्राइसेस अचानक से बढ़ गई, तो वो कम कैपिटल इंपोर्ट करेंगी, और कम इंपोर्ट करेंगी तो वो उनकी सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी। समझ आया? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय स्टिमुलेटिव फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो उसको फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी वजह से उसको बढ़ाया भी जा सकता है। For cost push inflation, the inflation is caused by exogenously non-policy factor. जबकि cost push inflation जो है वो exogenously caused है, मतलब वो गवर्नमेंट या आरबीआई के हाथों में नहीं है, वो नॉन पॉलिसी फैक्टर्स हैं, सच एज ऑयल क्राइसिस, टेररिस्ट शॉक, वेदर रिलेटेड इवेंट्स। ये कुछ भी सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार उसको हैंडल जरूर कर सकती है अपने तरीके से, बट ये उनके कंट्रोल में नहीं है। सो ऐसी चीजों से क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। दिस इन्फ्लेशन इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज हो जाती है इससे ड्यू टू सडन इंक्रीजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट यहाँ पे बढ़ जाता है। इन इफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन द सप्लाई साइड pushes the price level higher, और इसकी वजह से हमारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसर को अगर ज्यादा कॉस्ट आ रहा है कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो वो उसको कंज्यूमर पे पास कर देता है और फिर वो जनरल प्राइस लेवल बढ़ा देता है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंक्लूड प्रॉफिट पुश। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला है प्रॉफिट पुश, दूसरा है वेज पुश, तीसरा है सप्लाई शॉक। मेनली ये उसके टाइप्स नहीं है, उसके कॉजेज हैं कि क्यों वो इन्फ्लेशन हो रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो पहला है वेज पुश। अगर वेजेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है इकोनॉमी में, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा उनके वेज रेट बढ़ रहे हैं लेबर के, तो इससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर को घाटा सहना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर को ज्यादा पे करना पड़ रहा है वर्कर्स को, तो वो अपने गुड्स के प्राइसेस बढ़ाएंगे और इससे इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, ये इन्फ्लेशन यूजुअली तब होता है जब स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस होते हैं। दूसरा है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन रहेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर हाई रहेगी, जिसकी वजह से उनकी वेज बढ़ना ज्यादा आसान रहेगा और इस वजह से इन्फ्लेशन आएगा। दूसरा है प्रॉफिट पुश। अगर एंटरप्रेन्योर्स या प्रोड्यूसर जो हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। जितना प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं और इससे इन्फ्लेशन होता है। ये प्राइसेस कहाँ पे बढ़ती हैं? ज्यादातर मोनोपोली मार्केट में, ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में। फर्म्स enjoying some market power in their respective industries, जहाँ ऐसी मार्केट जहाँ फर्म जो है वो मार्केट पावर को एंजॉय कर रही है, जो कि कॉमन है मेनली मोनोपोली और ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में। ठीक है, बाकी तो मार्केट आपकी मोनोपोलिस्टिक है जिसमें फर्म्स ज्यादा मार्केट मार्केट शेयर तो कर रही हैं, लेकिन वो प्राइस पे ज्यादा उनका कंट्रोल नहीं है। प्राइस को वो जरा सा ही ऊपर नीचे कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें आपको पता है प्राइसेस कांस्टेंट होती हैं।
Third is supply shock inflation. A supply shock implies a drastic reduction in supply of goods. For example, the recent COVID-19 pandemic. अगर supply shock inflation होता है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी शॉक लगती है इकोनॉमी में जिसकी वजह से सप्लाई अचानक से घट जा रहा है, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक आया था या ऑयल क्राइसिस हुआ, ठीक है? ऐसी चीजें जो होती हैं वो ग्लोबल लेवल पे शॉर्टेज क्रिएट करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं और ग्लोबल इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो काउंटर साइक्लिकल होता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, जीडीपी घट जाती है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इन्फ्लेशन जो होता है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, ठीक है? इन्फ्लेशन बढ़ने से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोथ बढ़ रही है इकोनॉमी की। लेकिन ये किस केस में है, जब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। अगर ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो फिर इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो फॉल करेगी। दूसरा है मेजर्स टू रिड्यूस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको रिड्यूस करने के क्या मेजर्स हैं? पहला, सप्लाई साइड पॉलिसीज। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन could be better supply side policies। आप पॉलिसीज बेटर बनाए सप्लाई साइड पे विच हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और एग्रीगेट सप्लाई का राइट शिफ्ट हो। दिस पॉलिसीज वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू हैव एन इफेक्ट। क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं जो हमारे सप्लाई को ज्यादा बेहतर कर सके, एग्रीगेट सप्लाई को राइट शिफ्ट कर सके? पहला है मोनोपोली पावर्स, या को जो है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करे, जितना हो सके कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश करे, एंटी ट्रस्ट लॉज, ऐसे लॉज के थ्रू। दूसरा है इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, और हम अल्टरनेटिव सोर्सेज पे शिफ्ट करें, जैसे कि विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जिससे कि हमारा ऑयल स्टॉक जो है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। सेकंड आपका क्या है, रिडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ऑब्वियसली अगर आपकी टैक्स कम होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, और उसके कम होने से फिर क्या होगा, आपकी प्राइसेस कम होंगी। प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज टू की सेक्टर्स, जहां जरूरत है ज्यादा, जिस सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है वहां सब्सिडीज का प्रोविजन हो। कैन हाउएवर बी कॉस्टली ऑन द गवर्नमेंट एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हालांकि सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट को ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है और इम्प्लीमेंटेशन उसकी डिफिकल्ट हो सकती है। इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन, ताकि हम अपने एक्सचेंज रेट को स्ट्रेंथन करें और इम्पोर्टेड इनपुट्स की कॉस्ट को कम कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है, ठीक है, डिवैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो इससे क्या होता है, हमारा इम्पोर्ट्स की प्राइस जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसको गवर्नमेंट, आरबीआई या गवर्नमेंट जो भी है वो मेंटेन करें, ठीक है? इसको मेंटेन करने से क्या होगा, एक्सचेंज रेट को स्ट्रेंथन करने से क्या होगा, हमारी इम्पोर्ट्स की प्राइसेस जो है वो कम बढ़ेंगी, और जिससे कि इन्फ्लेशन पे थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे हम। थर्ड हमारा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। दिस इज इन्फ्लेशन दैट इज एम्बेडेड इन इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी फेस्ड बाय अ कंट्री, जहां इंस्टीट्यूशनल रुकावटें हैं, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशनल रुकावटें हैं कंट्री में, such that a complete change in institutional structure would be needed in order to address inflation. This type of inflation is common in developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज्यादा कॉमन है, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज्यादा बेहतर लेवल के नहीं हैं कि वो इन्फ्लेशन को रोक सकें। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपके पास नहीं है, अगर रोड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इससे क्या होगा कि दिल्ली में कोई सामान अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसको किसी विलेज रूरल एरिया तक पहुंचना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आएगा, और इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होगा, आपकी प्राइसेस जो होंगी वो बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही है, इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी ही है, जो कि कंट्री जो है वो फेस करती है, खास करके डेवलपिंग कंट्री। इसके कॉजेस क्या हैं? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट एक्सीड लेबर प्रोडक्टिविटी रेट।
मतलब कंट्री में लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि उनकी स्किल लेवल, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल नहीं बढ़ रही है इकोनॉमी में तेजी से, और पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी है लो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल लिमिटेड कैपिटल स्टॉक। अगर फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक लिमिटेड है तो ये क्या है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इकोनॉमी में लोअर करती है, और इसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आता है। फॉरेन एक्सचेंज बॉटलनेक्स, सेम फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारा सही नहीं है तो हमारे इंपोर्ट्स हमें महंगे पड़ेंगे और हमारा एक्सपोर्ट सस्ता पड़ेगा। कंस्ट्रेन्ड एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, दैट वुड किल हायर प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे पास HYV सीड्स का एक्सेस नहीं आता तो आज हम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस अगर नहीं हो, लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट विच इम्पीड्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें हैं, हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का एक कारण बनती है। पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है तो वो भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का कारण है। पॉलिसी क्या है कंट्रोल करने का, पहला है गवर्नमेंट कैन इंसेंटिवाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज कर सकती है, जैसे कि आप क्या कहते हैं, पंप प्राइमिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पंप प्राइमिंग। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसे हम कहते हैं पंप प्राइमिंग। फॉर एग्जाम्पल टैक्स हॉलीडे टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाने के लिए टैक्स हॉलीडे का यूज कर सकती है। इम्प्रूव सेक्टर्स दैट आर फेलिंग, फॉर एग्जाम्पल जो सेक्टर्स फेल कर रहे हैं, जो सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं, उनको इम्प्रूव कर सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बाय सेटिंग ऑफ इरिगेशन स्कीम्स, स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी रेलेवेंट सपोर्ट जो कि चाहिए फार्मर्स को, फर्टिलाइजर्स वगैरह। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स फॉर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ लैंड, लैंड रिफॉर्म्स भी एक रिफॉर्म मेजर्स हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच, stay tuned for our upcoming videos. Thank